नमस्कार। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन के छात्रों, मेरे सहयोगियों जो स्टूडियो में हैं, क्षेत्रीय केंद्रों में हैं और अध्ययन केंद्रों में हैं। आज जैसा कि आपने देख ही लिया है, प्रोग्राम का टाइटल बॉडी मूवमेंट्स एक्सरसाइजेस फॉर चिल्ड्रन है। यह डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन के ES 204 कोर्स टीचिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत आता है। आज ये प्रोग्राम का आयोजन हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे को एक्टिव होना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं और इसमें जो उसकी जो लर्निंग है वो किताबों से नहीं आके उसके एक्सपीरियंसेस से आती है। तो आज हमने स्टूडियो में आज के प्रोग्राम के लिए डॉक्टर किरण संधू को बुलाया हुआ है, जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, और एक दूसरे रिसोर्स पर्सन है अजित नायर, इनका नाम है। यह आर्मी पब्लिक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं। आज का प्रोग्राम हम लोग एक विभिन्न तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ये लगेगा कि फिजिकल एजुकेशन एक रिसेस या एक खाली टाइम जो बच्चों को या टीचरों को मिलता है वो नहीं होके एक बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चे खेलते खेलते अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और अपने को फिट भी रख सकते हैं। अब मैं डॉक्टर किरण संधू से रिक्वेस्ट करती हूं कि ये इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर किरण संधू। प्राइमरी स्कूल लेवल पर फिजिकल एजुकेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े होने पर हम अपने शरीर की सीमाओं को ज्यादा बांध, नाप या तोल नहीं सकते हैं, जो कि हम बचपन में कर सकते हैं। और बचपन में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी ज्यादा है, उसमें पोटेंशियल ज्यादा है। मसल्स और बोन अभी स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं। वो अपने समय के साथ, उम्र के साथ, जेनेटिक्स जो हमारे जीन्स हैं उनकी सीमाओं के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। ऐसी फिटनेस के लिए जो फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्राइमरी एजुकेशन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि दूसरा कारण इसका ये है, ये रुचिकर है। अगर इस उम्र में हमें एक्सरसाइज, खेल और खेल की भावना के साथ जुड़ जाना को मिलता है तो वो बड़े होकर सारी उम्र के लिए काम आता है। लेकिन बड़े होकर अगर हम चाहें कि हम अपनी बॉडी की सीमाओं को बढ़ा सकें तो वो कुछ हद तक हम हाई ट्रेनिंग के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन शायद बहुत हद तक नहीं। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज हम आपको बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बताएंगे कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं, और बॉडी अवेयरनेस भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बच्चा जब तक अपने शरीर के हिस्सों के बारे में नहीं जानता वो शायद उसकी मूवमेंट्स के बारे में नहीं जानता। आज के इस पाठ में हमारे साथ हैं अजित नायर, जो आपको साथ साथ मेरे साथ मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस कराकर बताते रहेंगे, ताकि आपको इसके बारे में जो भी और चीजें सीखनी हो उसके बारे में आप पूछ सकें। क्या हम लेसन को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ किरण, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनरली जब भी हमने ये फिजिकल एजुकेशन का या पीटी का पीरियड क्लास में होता था तो इससे हमारा अभिप्राय यही होता था कि पढ़ाई से छुट्टी मिली और मतलब अपने मन मर्जी से हम इधर उधर घूमते रहते थे। क्या फिजिकल एजुकेशन यही है? ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि फिजिकल एजुकेशन के आज के लेसन से आप ये देखेंगे कि ये खेल के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करता है। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि बॉडी की, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी अपने ही शरीर की जानकारी, उसकी कितनी तरीके की मूवमेंट हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी, और उन मूवमेंट्स को हम कितनी हद तक कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी हम आज आपको इस लेसन में किरण, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं? जैसे आपने कहा कि हमारे विभिन्न अंग हैं, उनकी एक्सरसाइज हम मतलब बच्चे तो वैसे जनरली हाथ पैर हिलाते ही रहते हैं। बॉडी मूवमेंट्स को आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है एक्सल मूवमेंट्स, दूसरा बॉडी मूवमेंट्स को कहने के लिए लोकोमोटर मूवमेंट्स का नाम दिया जाता है, और तीसरा हम इस बॉडी मूवमेंट को नाम देते हैं मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स का। बॉडी एक्सल मूवमेंट्स वो हैं जो साइकिल के धुर्रे में आपने कभी देखा होगा कि साइकिल का जो बीच का हिस्सा है वो
घूमता नहीं है, लेकिन उसके आसपास का सारा हिस्सा घूमता हुआ पूरी एक्सरसाइज, पूरा साइकिल का चक्र लगाता है। इसी तरीके से एक्सेल मूवमेंट्स हैं जिसमें बॉडी शायद अपनी जगह से नहीं घूमती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन पूरे शरीर के हिस्से के एक्सरसाइजेज होती हैं। मैं अजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ, कि पहले आप बॉडी मूवमेंट्स में जाने से पहले यदि आप बॉडी अवेयरनेस और बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो उनके बारे में बता सकें डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। हाँ जी, अजीत जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा मदद करेंगे इस बारे में बताने के लिए। कि अजीत जी, क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से को, किसी भाग को पहचानना चाहते हैं और बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने शरीर को खुद देखें, खुद उसकी एक्सप्लोर करें, उसके बारे में जानें, तो मैं एक छोटी सी कमांड देती हूं, नॉड योर हेड, अपने शरीर को हिलाइए, अपने सिर को हिलाइए। क्या आप अपने माथे पर किसी प्रकार की भी बल बनाकर दिखा सकते हैं? अजीत, आप अपने माथे पर बल बनाकर दिखाइए। माथा कहाँ है? आपका नाक कहाँ है? कान कहाँ है? आप खाना पेट से खाते हैं या मुंह से खाते हैं? और आपका कोहनियां कहाँ हैं? एल्बोज किधर हैं? हाथ कहाँ पर हैं? इस तरीके से हम बच्चे को छोटे छोटे शरीर के हिस्सों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे ये पूछ सकते हैं और वो अपने शरीर को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं हिस्सों को पहचानते हुए हम कुछ एक स्पेशल तरह की एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, मैं कंघी करता हूं, तो उस कंघी करने को अजीत बताएंगे। अगर ये अपनी क्लास में बच्चों को ये पूछें कि आप कंघी कहाँ करेंगे, तो वो जानेंगे कि मेरे बाल और सिर कहाँ पर हैं। मैं ब्रश करता हूं या मैं दातुन करता हूं। मैं सुन सकता हूं। सुनने के लिए क्या वो अपने कानों को पहचानते हैं? मैं लिखता हूं, तो लिखने के लिए वो किस तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं? ये बात बहुत छोटी है, लेकिन बच्चों के जानने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो अपने शरीर को खुद पहचानते हैं कि मैं ये कार्य, ये क्रिया, इस तरीके की मूवमेंट अपने बॉडी के इस हिस्सों से करती हूँ। और इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये बताना चाहूंगी कि बॉडी मूवमेंट्स जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि एक्सेल मूवमेंट्स होती हैं जो दूरी के आसपास घूमती हैं, इनमें हम कुछ एक्सरसाइजेज आपको करके बताएंगे। जैसा कि पहली है टर्निंग। अजीत जी, आप बॉडी को टर्न करके बताएं, राइट लेफ्ट दोनों तरफ। जब आप बॉडी को टर्न करते हैं, आपने देखा होगा आपकी शरीर पूरा मुड़ रहा है, लेकिन आपके पैर अपनी जगह से नहीं हिले हैं। इसी तरीके से बेंड, झुकना, आगे झुकें और पीछे झुकें। आपने देखा शरीर अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन उसका एक हिस्सा बेंड कर रहा है आगे और पीछे। अब आप स्ट्रेच करें। क्या आप चांद को पकड़ सकते हैं? चांद को पकड़ने के लिए और ऊपर जाइए, और जितना ऊपर जा सकते हैं आप ऊपर जाएं। आपने देखा शरीर ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रेच कर रहा है। इसी तरीके से हम दाएं और बाएं तरफ भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आप किसी चीज को धक्का मार रहे हैं या उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी को बिना हिलाए हुए भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ट्विस्टिंग तो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है जो बच्चे करना पसंद करते हैं। अजीत अपनी क्लास को ट्विस्टिंग करके बताएंगे खड़े हुए ही ढंग से। क्या इसको हम तेज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप। इस तरीके से आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि वो अपनी टर्निंग, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग की एक्सरसाइजेस को एक्सेल मूवमेंट्स में किस तरीके से लें। आगे बढ़ते हुए हम आपको लोकोमोटर मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं। इन मूवमेंट्स में शरीर एक जगह से हिलकर दूसरी जगह जाता है। ये जैसा कि आपने देखा एक्सेल मूवमेंट्स में आपका शरीर एक ही जगह खड़ा हुआ है, लेकिन इस जो लोकोमोटर मूवमेंट्स हैं बॉडी अवेयरनेस के अंतर्गत, उन मूवमेंट्स में शरीर एक जगह से दूसरी जगह हिलकर जाता है। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जैसा कि क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और रोलिंग। मैं अजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको क्रीपिंग के ऊपर कर बताएंगे कि क्रीपिंग किस तरह से आपने कभी छिपकली या सांप
देखा है वो अपने पेट के बल पर किस तरीके से खूबसूरती से एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही तेजी में आगे की तरफ जाता है। आगे ही नहीं, वो पीछे भी जा सकता है। अजीत जी आपको बैकवर्ड क्रीपिंग भी कर कर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि अपने पेट के बल पर ये पीछे की तरफ भी पुश कर रहे हैं। इसमें आपके कंधों की एक्सरसाइज है जो बच्चे जानते नहीं हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप से ही मूवमेंट होगी जब आप पेट के बल पीछे जाना चाहेंगे। इसी तरीके से वॉकिंग एक कहने के लिए बहुत ही सीधा साधारण, चलने को वॉकिंग अंग्रेजी में कहते हुए कहते हैं, लेकिन वॉकिंग के तो कई ढंग हैं। हम ये एक सीधी और साधारण सी चलने की क्रिया कर रहे हैं। इसी साधारण क्रिया को हम कई रूप दे सकते हैं, जैसे कि वॉक ऑन द स्पॉट, एक ही जगह पर वॉक करके दिखाएं। एक ही जगह पर आप चलते हैं लेकिन आपकी बॉडी, शरीर क्रिया करता है। वॉक ऑन योर टोज, अपने पग के पैरों के पंजों पर आप चल के दिखाते हैं, जिसमें हील जमीन पे नहीं लगनी चाहिए। और इसी तरीके से वॉक ऑन योर हील्स, जिसमें आपके जो पंजे हैं वो शरीर को, वो जमीन को छूते नहीं हैं और आप अपनी एड़ियों से ही चलते हैं। इनसाइड वॉक, इनसाइड वॉक में आपके पैरों का हिस्सा अंदर वाला जो है वो अंदर को मुड़ता है, घुटने जो हैं वो जुड़ने लग जाते हैं और आप अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। बच्चे ऐसी क्रियाओं को करने में बहुत ही आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो हम साधारण तौर पर अपनी जिंदगी में हर वक्त नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे शरीर की हड्डियों को और मसल्स को चारों तरफ से ही पूरा प्रेशर और बैलेंस रखना पड़ता है। इनसाइड वॉक के साथ साथ अजीत जी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमको आउटसाइड वॉक कर कर भी बताएं कि आउटसाइड वॉक में भी आप किस तरीके से चलेंगे। ये आउटसाइड वॉक है, कहने को आसान है लेकिन करने में बच्चों को बहुत ही आनंद और कठिनाई भी महसूस होती है, लेकिन ये अपने तरीके का एक अनुभव है। ऐसी मूवमेंट्स को करने के लिए हम और भी कॉम्प्लिकेटेड और भी ज्यादा गुंझलदार समस्याओं से भरा हुआ वॉक कर सकते हैं, जैसे कि जिग जैग वॉक, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। अभी हम आपको दिखाएंगे स्टूडियो में हमने वॉक करते हुए किस तरीके से जिग जैग वॉकिंग आपके लिए की, और आप इसको धीरे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा तेज वॉक करें जिसमें दौड़ने का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ वॉकिंग है, इसमें आप अपने शरीर का पूरा बैलेंस बनाए हुए हैं और अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए जिगजैग वॉक भी करते हैं। अब आती है बारी दौड़ने की। दौड़ना तो किसको अच्छा नहीं लगता, ये हमारा एक स्वाभाविक मूवमेंट है जिसको हम सब करना चाहते हैं, कभी कुछ पाने के लिए, कभी शरीर की सीमाओं को देखने के लिए कि हम कहां तक अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं। आज का सिखाया हुआ दौड़ आने वाले किसी ओलंपियन के लिए गोल्ड मेडल का रास्ता बन सकता है। इसलिए ये वॉक और ये दौड़ने के मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही संभावना रखते हैं कि हमारे अंदर का व्यक्ति, एथलीट, स्पोर्ट्समैन जो हमारे अंदर छिपा हुआ होता है, हम उसको निकाल पाएं। ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति चैंपियन नहीं हो सकता, लेकिन हम सबके अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ होता है। हम उसको निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि शायद हम अपने बचपन में दौड़ने और चलने की क्रियाओं को देख नहीं पाते हैं या उसकी सीमाओं को बढ़ा नहीं पाते हैं। मैं अजीत जी से अनुरोध कर रही हूँ कि वो आपको दौड़ने के कई तरीके बताएंगे, जैसे कि रनिंग ऑन द स्पॉट, हम रनिंग सीधी लाइन में, एंड रनिंग हाई नी रनिंग। इसमें आपने देखा कि जो आपका घुटना है वो मुड़कर आपके पेट की तरफ जा रहा है। मैं फिर से बताऊंगी, हाई नी रनिंग आपको करके दिखाते हैं जिसमें आपका घुटना बिल्कुल सीधा और ऊपर की तरफ जाता है। इस दौड़ने के साथ साथ जो हमारी दौड़ के हिस्से हैं, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा मैदान हो, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा ट्रैक हो, हम ऑन द स्पॉट भी दौड़ सकते हैं हाई नी का एक्शन लेते हुए। जिस तरीके से हमने पहले सीधी वॉक करा था, सीधा चलने का एक्सरसाइज करी थी, उसी तरीके से हाई नी का एक्शन लेते हुए हम ऑन स्पॉट भी दौड़ सकते हैं। ऑन स्पॉट दौड़ने के बाद अब बारी आती है दौड़ना जिगजैग, क्योंकि हमने सीधा दौड़ना देखा और हमने
जिगजैग दौड़ने की अभी क्रिया हम देखेंगे। इसमें हम दौड़ रहे हैं, आप देखते हैं कि पैरों में पूरा पैर जमीन पे नहीं है, लेकिन हम पूरा एक्शन रनिंग का क्रॉस रनिंग में ले रहे हैं। इसको हम टेढ़ा मेढ़ा दौड़ना नहीं, जिगजैग एक खूबसूरत सा नाम देते हैं, जिसमें हम अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए आगे दौड़ते हैं। रोलिंग भी एक एक्सरसाइज है, जिसमें हम शायद क्या हम अजीत जी रोल कर सकते हैं, इसी उसमें फॉरवर्ड रोल कर सकते हैं। एक फॉरवर्ड रोल आपको करके दिखाते हैं, जिसमें आप अपने कंधों को जमीन पे लगाते हैं, सिर को नहीं, और इस रोलिंग में आप अपने शरीर को लोकोमोटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये आपके लिए एक रोलिंग मूवमेंट है, जिसको आप फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड रोल दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तीसरी तरह की मूवमेंट जो हम बॉडी मूवमेंट्स में मानते हैं, वो मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स हैं। मैनिपुलेटिव मूवमेंट वो हैं जहां शरीर दूसरे चीजों के साथ किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि कभी बॉल, कभी जगह, कभी किसी पार्टनर के साथ आप मिलकर उस एक्सरसाइजेस को भी करते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेस में बहुत मशहूर एक्सरसाइजेस जो जानी जाती हैं, वो सबसे पहले बच्चे समझते हैं पुल और पुश की, जिसको हम कहते हैं एक्सर्टिंग द फोर्स। इस पुल को हम अजय जी एक इस स्टूल के ऊपर ही हम करके इनको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी चीज को पुश करते हैं और अपने लिए हम रास्ता बनाते हैं। हमारा शरीर अपनी जगह से हटता हुआ, किसी चीज को हटाता हुआ अपने शरीर के लिए हिस्सा तैयार करता है। इसको हम पुश कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज को धक्का देते हुए अपने लिए जगह बनाते हैं। ये पुश वर्चुअल भी होती है और स्टैटिक भी होती है। एक वो पुश है जिसमें शरीर यहां से हटकर अगली जगह जाता है। दूसरी पुश जिसमें स्टैटिक फोर्स आप लगाते हैं, ये भी बच्चे करना बहुत पसंद करते हैं। अजीत, आप इसको एक स्टैटिक पुश देकर दिखाएंगे, जिसमें आप पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन आपका स्टूल जो है वो यहां से हिलता नहीं है। जैसा कि आप किसी दीवार में अगर आप पूरी ताकत लगाएं तो आपके मसल्स उतनी ही क्रिया करते हैं जितनी दिखाई देने में शायद आप 400 मीटर की दौड़ रहे हों। इसलिए बच्चे ये करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट एक्शन जो है उसको हम पुल भी कहते हैं, अपनी तरफ खींचना। बॉडी पीछे की तरफ जाती है और आपकी बॉडी मूवमेंट बिल्कुल ही विपरीत दिशा में क्रिया करने लग जाती है। पुल और पुश के साथ साथ इस तरीके के मूवमेंट्स में हम आपको बताएंगे जंपिंग। जंप करते हुए छोटा छोटा जंप भी हम कर सकते हैं। जैसा कि ये कोन पड़े हैं, इन कोन्स के ऊपर भी हम एक जंप कर सकते हैं। इन कोन्स पर हम जंप करते हुए जाते हैं, जिसको हॉप एंड जंप कहा जाता है। ये हॉप भी है और ये जंप भी है। जैसा खरगोश को आपने खेलते हुए देखा होगा, जिस तरीके से वो क्रॉल करते हुए सडनली जंप करता है अचानक, इसी तरीके से आप छोटे जंप भी कर सकते हैं। और क्लाइंबिंग मूवमेंट भी अभी हम आपको दिखाएंगे। इस क्लाइंबिंग में छोटा क्लाइंब अजीत आपको करके दिखाते हैं। इसी के ऊपर आप क्लाइंब करके दिखा दीजिएगा। ये क्लाइंबिंग भी है, जिसको हम स्लोप क्लाइंब कहते हैं। बाद में ये सीढ़ियां चढ़ने के रूप में भी काम आती है, लेकिन स्पोर्ट्स में इसको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो बाद में बड़े होने पर आपकी फिटनेस के लिए भी काम आता है। क्या आप थोड़ा जल्दी से, और रियल फॉर्म ये है इस टेस्ट की, आप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की रियल फॉर्म देख रहे हैं। दोनों पैर ऊपर जाते हैं, फिर दोनों नीचे आते हैं, लेकिन उनमें ऑल्टरनेट टच का ये कंपल्सरी एलिमेंट है, जो ये बच्चे तभी सीख सकते हैं जब वो शुरू में क्लाइंबिंग मूवमेंट्स को जान लें। इस तरीके की क्लाइंबिंग मूवमेंट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कैचिंग और थ्रोइंग के मूवमेंट पे। उसको भी हम मैनिपुलेटिव मूवमेंट में ही गिनते हैं। अजीत जी, हम एक बॉल के साथ इनको कैचिंग और थ्रोइंग मूवमेंट्स भी दिखाएंगे। बॉल को आप तब तक रोल करके दिखाइए जमीन पर कि किस तरीके से आप बॉल को रोल करेंगे और किस तरीके से हम बॉल को रोल करते हैं। हमारी स्टैटिक मूवमेंट है, लेकिन इसी बॉल पर जब हम पूरा पास करने लगते हैं तो इस बॉल को भी हम फिर कैचिंग और थ्रोइंग का नाम देते हैं। ये बॉल पकड़ने की क्रिया है, और इस बॉल को जब हम पास करते हैं, थ्रो करते हैं, हमारा देखने का एक्शन है कि शायद हम हाथ से बॉल को फेंक रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि शरीर का
जो जमीन से झुकाव है, जमीन से जो फोर्स है, उसको हम लेते हुए कंधे से फोर्स को अप्लाई करते हैं और ये बॉल हाथों से निकलता हुआ बाहर जाता है। आप देखिए, मुझे कैच करना है तो मैं बॉडी की बैलेंस के साथ बॉल को कैच कर रही हूँ। ऐसा ही बॉडी की बैलेंस के साथ ही आप बॉल को फेंकते हैं, शरीर आपका बॉल के साथ जाता है। शरीर मैनिपुलेट करता है आपकी मूवमेंट्स को अपने बॉल के साथ साथ। इस तरीके से ये थ्रोइंग और कैचिंग के मूवमेंट्स हैं और जिनको हम कहते हैं मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स। और इन मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स में हम आपको एक छोटा सा और दिखाना चाहेंगे इस मूवमेंट के साथ साथ, जैसे कि आपके पास फुटबॉल है। फुटबॉल में भी आप मैनिपुलेशन करते हैं, किसी भी चीज के साथ आप मैनिपुलेशन करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस मूवमेंट में। आप इस बॉल को जिगजैग ड्रिबल के रूप में देख रहे हैं। अजीत आपके सामने इसको जिगजैग ड्रिबलिंग करके दिखाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये तभी आता है जब आप पहले एक्सेल मूवमेंट्स और सीधी फंडामेंटल मूवमेंट्स को, लोकोमोटर को कर लेते हैं। और शायद बच्चों के लिए मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स तभी सिखाई जा सकती हैं जब वो अपने लिए अपने फंडामेंटल, लोकोमोटर और एक्सेल मूवमेंट्स को सीख लें। डॉक्टर किरण, मैं यहाँ पे एक मुझे इतना अच्छा लगा जो एक्सरसाइजेज आपने बताई हैं। ये एक्सरसाइजेज इतनी सिंपल हैं कि कोई भी प्राथमिक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को ये करा सकता है। इनके लिए कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और इनको क्लास में भी करा सकता है और क्लास के बाहर खुले मैदान में भी करा सकता है। इसके लिए स्कूल के पास बड़े बड़े मैदानों की जरूरत नहीं है। जनरली शारीरिक शिक्षा के साथ ये हम सोचते हैं कि इसके लिए से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बड़े बड़े जिम्नेजियम, इनकी जरूरत है। मुझे ये लगता है कि आपने जो अजित ने जो एक्सरसाइजेज दिखाई और आपने जो एक्सरसाइज बताई कि इनको देखकर हर कोई प्राथमिक शिक्षक इतना रिसोर्सफुल बन जाएगा कि वो अपने बच्चों को ये बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा फ्यूचर एक अच्छा प्लेयर बनाने में काफी कामयाब हो सकता है। इसके अलावा आप तो देखो, यहाँ पे तो हम लोग, जैसे अजित जो है वो अकेले हैं, क्लास में तो 30 बच्चे भी होते हैं, 40 बच्चे भी होते हैं, 60 बच्चे भी होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें हर बच्चे को एक स्थान चाहिए, जैसे पर्सनल स्पेस जिसको बोलते हैं, और एक फिर सब बच्चों के लिए कॉमन जैसे ग्राउंड जो है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे टीचर्स को? जो एक्सरसाइजेस के लिए जगह की बात है, ये हमारी ज़रूरत है। इसके बिना मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि इसके बिना हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन जगह का ना होना एक बहाना नहीं होना चाहिए। कम जगह में भी हम एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि पुल और पुश हम दीवार के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बॉल को हम दीवार के ऊपर हिट कर कर भी रिटर्न पास ले सकते हैं। उसके साथ कई तरह की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं जो शायद हम आपको अगले आने वाले लेसन्स में बता पाएंगे। और इसके साथ साथ कई बारी हम आइसोलेशन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत सारे चीजें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हों। आपके पास बॉल है तो आप आइसोलेशन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बॉडी इन आइसोलेशन के ऊपर बताऊंगी कि आपका शरीर और आप अकेले हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लगातार, बार बार, और उसको अनुभव करने के बाद आप उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन भी बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आप अपनी कुर्सी में बैठ के किस तरीके से, या अपनी क्लास में खड़े होकर किस तरीके से, या अपने मैदान में, या अपने घर के किसी छोटे से हिस्से में, या क्लासरूम के किसी हिस्से में अपनी सीखी हुई एक्सरसाइजेस को किस तरीके से दोहरा सकते हैं और उनको बना सकते हैं। अजीत आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से बॉडी आइसोलेशन में भी परफॉर्म कर सकती है। पहली एक्सरसाइज आपको बताते हैं कि खाली लेफ्ट हैंड के साथ बॉल को कोऑर्डिनेशन कैसे आप, मैनिपुलेटिव एक्टिविटी, आपका खाली, देखिए कितना धीरे एक्शन है क्योंकि आपका ये बायां हाथ है और इस बाएं हाथ से आप अपने साथ बॉल को कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहे हैं। इसी बॉल को आप अपने दाएं हाथ में ले जाएं और ये देखिए किस तरीके से आप बॉल के जंप, हॉप और कैच को, सिर्फ बॉल की फ्लाइट को ही महसूस कर रहे हैं। हवा में उसका जाना, उसके वापस आने के टाइम को आप देख रहे हैं।
दोनों ही हाथों में किस तरीके से आइसोलेशन है, दोनों हाथों के साथ आप महसूस कर रहे हैं कैचिंग के मूवमेंट को, बॉल को आप कैच करते हैं और देखिए एक हाथ से दूसरे हाथ में आप किसी पार्टनर को पास कर रहे हैं। मान लीजिए क्लास में किसी राम ने दूसरे श्याम या किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पास देना है खेलते हुए, तो वो इसी तरीके से बॉल के मूवमेंट्स को हैंडल करता है जैसे हमारा हाथ दूसरे हाथ को देने के लिए इसको हैंडल करता है। ये कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव मूवमेंट के नाम से और आइसोलेशन में भी की जा सकती हैं। जगह का और सामान का होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है उसके भीतर उन्हीं चीजों के अंदर भी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को आइसोलेशन में हम वॉक करते हुए भी कर सकते हैं और दौड़ते हुए भी कर सकते हैं। अजीत, आप उस तरफ से इसको वॉक करते हुए आइसोलेशन में अकेले ही आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से आइसोलेशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अकेले आप इसको अकेले ही बॉल की किकिंग और हैंडलिंग और स्टॉपिंग की वो प्रैक्टिस करते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास बहुत बड़े लोग हों, बहुत ज्यादा नंबर हो या बहुत ज्यादा जगह भी हो। एक छोटी सी और भी एक्सरसाइज है जो हम आपको अभी करके दिखाते हैं। आइसोलेशन के लिए आपके साथ एक व्यक्ति मौजूद है या आप दो दोस्त मिलकर एक्सरसाइज को करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटिव मूवमेंट, जो भी हमने आपको पहले भी बताया। इसके लिए इसके ओवर आप जंप कर सकते हैं। अपने दोस्त को कहिए वो आपके लिए पकड़ते हैं और आप उसके लिए जंप 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 जंप। आई एम गोइंग लो, नाउ आई एम गोइंग हाई, जंप जंप। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ कि थ्रू द रिंग, ये बहुत छोटा सा इक्विपमेंट है जो शायद 10-12 रुपए से ज्यादा कीमत का नहीं है, जिसके बीच में आप बच्चों को शरीर की क्रियाएं कराने के लिए भी बता सकते हैं कि थ्रू द रिंग वो अपने शरीर को किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, वो इस तरीके से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तो और इन्हीं एक्सरसाइज के बीच वो अपने शरीर को कह सकते हैं कि पुल, आई पुल एंड देन आई पुश। ये भी एक्सरसाइजेस का तरीका है। ये बहुत छोटा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर हम बार बार लगातार अपने लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। किरण, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि शारीरिक शिक्षा के लिए जो टीचर है वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में बच्चों को मतलब अच्छी एक्सरसाइज करा सकता है, और जो एक्सरसाइज उसके फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिन बच्चों में स्पोर्ट्स की टैलेंट है वो फ्यूचर प्लेयर्स भी बन सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के सिलसिले में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसा आपने शुरू में कहा कि क्या ये शारीरिक शिक्षा में हम सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं या शरीर का ही ध्यान रखते हैं या शायद फिटनेस ही सीखते हैं। ऐसा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपने अभी देखा होगा कि अजीत ने आपको जो एक्सरसाइज करके दिखाई, उनके साथ जो अभी हमने दोबारा एक्सरसाइज करी, उसके साथ साथ आपने देखा कि बॉडी ने अपनी पहचान बनाई। बॉडी की पहचान बनाने के बाद उसने अपने शरीर के अलग अलग भागों को देखा कि वो किन किन तरीकों से काम कर सकता है, कहाँ तक काम कर सकता है, और उस क्रियाओं को करने के लिए जब शरीर के हिस्सों को किस किस डायरेक्शन में काम कर सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे, ये सब चीजें शायद हम बच्चों को साइंस के लेसन में सिखाना चाहते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं जंप एंड हॉप, स्पेस की मैनेजमेंट। दूसरी बारी हम कहते हैं, आप देखेंगे कि ये जो 3 कोन हैं, मैं इसके ऊपर अजीत जी से कहूंगी कि 3 कोन को एक ट्रायंगल बनाकर दिखाएं। जब हमने इन 3 कोन को ट्रायंगल बना दिया, अब हम ट्रायंगल में बॉल को दौड़ाते हैं, तो बॉल की ट्रायंगल के मूवमेंट के साथ साथ हम ट्रायंगल के एंगल्स को भी सीखते हैं। आप डायरेक्शन और स्पेस की मैनेजमेंट इन छोटी छोटी क्रियाओं में बहुत सीखते हैं। वो किस तरीके से ट्रायंगल और राउंड मूवमेंट्स को मिलाते हुए, सर्कल मूवमेंट्स को मिलाते हुए आपको बहुत सी चीजें ये एक्सरसाइज जाने अनजाने में ही सिखा देती हैं। और ये शारीरिक शिक्षा के साथ साथ आपके उद्देश्यों को भी पूरा करता है, जो उद्देश्य हम अपनी क्लासरूम के किसी और सब्जेक्ट में सीखते हैं। हाँ किरण, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो फिजिकल ये जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो एक्सरसाइजेज हैं, ये आइसोलेशन में नहीं होती हैं। इसमें बच्चे का
शारीरिक विकास और फिटनेस तो होता ही है, साथ में उसमें इतने अच्छे एक तो और विषयों का भी उसे ज्ञान होता है, जैसे शेप्स का ज्ञान होता है, लैंग्वेज का ज्ञान होता है, साथ में इतनी कुछ वैल्यूज जैसे टीम में काम करना, सहयोग, आपसी सहयोग जो है, हाँ। और एक लीडरशिप, ये वैल्यूज भी इनकलकेट हो जाती हैं। तो मेरे को तो लगता है कि ये प्राथमिक शिक्षकों को ये शारीरिक शिक्षा को एक बर्डन नहीं मान के या एक अपने लिए खाली टाइम का पीरियड नहीं मान के एक चैलेंजिंग विषय के रूप में इसे लेना चाहिए। और इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं, इसके जो डायमेंशंस हैं, इसके जो इसे सिखाते हैं, और दूसरे विषयों की जो पढ़ाई है, जो टीचिंग है, उसको भी फिजिकल एजुकेशन की एक्सरसाइजेस, मूवमेंट्स के साथ इंटीग्रेट करके ले सकते हैं। मैं एक बार और कहना चाहूंगी कि इसी जो लेसन में आज हमने, इस लेसन में जितनी एक्सरसाइज हमने आज करी, हम उनको आपको एक बारी फिर से दिखाएंगे, लेकिन ये एक्सरसाइजेस सिर्फ एक उदाहरण थी। इसके तरह की मिलती जुलती बहुत सी एक्सरसाइज आप अपने अपने बच्चों में, अपने क्लास के बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। बच्चे तो बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, जैसा कि एक विभा जी ने अभी कहा कि हम इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ नई नई बातें सोच सकते हैं। जैसे आपके हाथ में बॉल है और आप कह सकते हैं कि चलिए बॉल भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्लास में आप अपने बच्चों को अगर ये कहें कि देखें आपका शरीर कितनी तरीके से मूव करता है, ये एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन अगर शरीर को बच्चों को दे दिया जाए कि ये आपका शरीर है, इसको आप एक्सप्लोर करें, आप ढूंढ कर बताएं कि ये कितने ढंग से चलता है। पहली बात, वो वॉक करेंगे। दूसरी बात, वो रेंगना पसंद करेंगे। तीसरी बात, वो ऑन 4 4 पंजों पे चलना चाहेंगे। चौथी बात, हो सकता है वो बैठकर मूवमेंट करेंगे, जो बहुत सारी ही रोचक और मनोरंजक क्रियाएं रहती हैं। बच्चे अपने शरीर की सीमाओं को देखते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइजेस के कई तरीके हैं, कई फॉर्म हैं, जो उस बचपन में, उस उम्र में बच्चों को खुद ही ढूंढ लेने में आसानी होती है। सिर्फ हम टीचर एक मदद कर सकते हैं। हमने आज जो भी करा, उन सब एक्सरसाइजेस में ये मत भूलें कि हमने 3 तरह के मूवमेंट्स को देखा। पहला था एक्सेल मूवमेंट, जिसमें शरीर धुर्री के जैसे आसपास घूमता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता है, जिसमें हमने बेंडिंग, टर्निंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग जैसे क्रियाओं को करके देखा। दूसरे मूवमेंट जो थे वो लोकोमोटर मूवमेंट हैं, जिसमें हमारा शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके कई रूप देखे, जैसा सबसे क्रीपिंग, दूसरा वॉकिंग, फिर रनिंग, रोलिंग, हॉपिंग। ये सारी मूवमेंट्स को हमने देखा कि हमारा शरीर एक किस तरीके से एक कुदरत की दी हुई देन है और वो मूवमेंट के मसल्स की क्रियाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तीसरा मूवमेंट जो हमने देखा वो मैनिपुलेटिव था। मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स में आपने बहुत सारी क्रियाएं देखी, जो हमने बॉल के साथ, रिंग के साथ, किसी बोर्ड के साथ, किसी चीज को पुश करते हुए, किसी चीज को पुल करते हुए, किसी की ड्रिबल करते हुए उनको देखी। और उन्हीं क्रियाओं को फिर हमने आइसोलेशन में भी करके देखा कि हमारे बॉडी पार्ट का सिर्फ दायां हाथ कैसे चलेगा, शरीर का सिर्फ बायां हाथ कैसे चलेगा। आइसोलेशन में हम अकेले उन सारे मूवमेंट्स को कैसे करेंगे। ये जरूरी है कि हम शरीर के कोऑर्डिनेशन को देखें। तो फिर हमने देखा दोनों हाथ किस तरीके से उस क्रियाओं को करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। राइट दाएं हाथ से बाएं हाथ को पास देना और बाएं हाथ से दाएं हाथ को पास देना कितना आसान, कितना खूबसूरत है अगर उसमें कोऑर्डिनेशन से दिया जाए। इस तरीके के मूवमेंट्स को अगर आप अपनी क्लास के छात्रों में बताएं और रोज रोज प्रैक्टिस कराएं, तो ये चीजें शायद बहुत दूर तक आने वाले भावी चैंपियन और विजेताओं के आधार बनेंगी। डॉक्टर किरण, ये इसके अलावा मैं एक और चीज पूछा थी, जैसे है डायमेंशंस ऑफ मूवमेंट्स। जैसे आपने एक्सरसाइज अजित ने दिखाई कि सीधे दौड़ो, जिग जैग करके दौड़ो, तो ऐसे ही ये डायमेंशंस ऑफ मूवमेंट्स में डायरेक्शन है, फिर लेवल है, हाई एंड लो। हाँ जी, आपने डायरेक्शन में पर्सनल स्पेस और
जनरल स्पेस, पर्सनल स्पेस की, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं तो एक बच्चे का स्पेस भी होगा और 20 बच्चों के लिए भी टोटल कितना स्पेस चाहिएगा। तो एक ये वाले उस पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक पीरियड टाइम, क्योंकि हर उसको मतलब कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा एक एक्सरसाइजेस में, या 1 मिनट में हम 4 बार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे? और जो डायरेक्शन की एक्सरसाइज है, अभी हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देके देखते हैं कि हम क्लास में खड़े हैं और मैं अपने बच्चों को डायरेक्शन के लिए ये कहती हूँ कि आप किरण के आगे आकर खड़े हों। वो किरण के आगे आना, जो फॉरवर्ड कमिंग एंड टेकिंग एक्सरसाइज है, वो शायद हम किताब में लिखी हुई भाषा में नहीं समझा सकते। आप किरण के पीछे खड़े हों। ये आगे और पीछे जो है, ये कॉन्सेप्ट किताब में, साइंस में, फिजिक्स में समझाना शायद एक पूरे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाली जो डायमेंशन है। इसी तरीके से स्पेस, अगर हम मैं और अजीत एक्सरसाइज करना चाहते हैं और हम बिल्कुल कंधा जोड़ के खड़े हैं और मैं क्लास में बोलती हूँ कि अपने अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ को खोलें, और ये खोलना ठीक नहीं है। इसका मतलब है मेरे को मेरी स्पेस चाहिए और मैं अपने हाथ और अजीत के हाथ का वो जो हिस्सा फर्क का है उसको मैं बनाए रखती हूँ, और तब मैं बोलती हूँ कि यस 1 2 3 4। एक कोऑर्डिनेशन, स्पेस, डायरेक्शन, और ये जो मूवमेंट्स आप सीखते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए एजुकेशनल है। ये सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, ये एजुकेशनल है, जिन चीजों को हम अपने आगे पीछे, डायरेक्शन, साइड में दौड़ें, साइड में दौड़ें। अब ये भी साइड हो सकती है और साइड में ये भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, साइड में दौड़ें और डायगोनल दौड़ें। जब हम डायगोनल कहते हैं तो बच्चे की मूवमेंट डायगोनल होती है। इस तरीके से दिशाओं का, स्पेस का, और आप अपने शरीर की कितनी स्पेस, आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, वो भी, ये सब ध्यान आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं। किरण, मैं एक बारी और रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस यदि अजित करके दिखा दे, समिंग अप, जैसे जिग जग दौड़ रहे थे, ऐसे एक बारी रिकैपिटुलेशन के लिए, कि जिससे प्राइमरी शिक्षक को एक और बार मौका मिल जाएगा इन एक्सरसाइजेस को देखने का, जो वो अपने बच्चों में करा सकते हैं। ठीक है, हम टेल रनिंग होती है, जिसमें आप दूसरे व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं। ये टेल रनिंग है, और इसमें मैं अपनी बॉडी की स्पेस और अजीत अपनी बॉडी की स्पेस को मेंटेन कर रहे हैं। इसमें हम जब दौड़ते हैं, मैं कभी भी टेल गेटिंग में आई कैन नॉट पुश, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड। इसमें मुझे अपनी बॉडी स्पेस मेंटेन करनी है और अगले व्यक्ति को अपनी बॉडी स्पेस मेंटेन करनी है। इसलिए ये जो आपने देखा जिगजैग का एक और रूप, जिसको हम टेल गेटिंग कहते हैं, ये है जिसमें हम अपनी अपनी जगह लेते हुए भागते हैं, और हमको बहुत ही खूबसूरती से अपनी अपनी स्पेस को मेंटेन करना है। लेकिन अगर हम बॉडी स्पेस नहीं अंडरस्टैंड करते हैं तो हम टकराने की संभावना रखते हैं, जो बच्चे अपने आप से इन बातों में सीखने लगते हैं। और जैसे कि क्रीपिंग मूवमेंट थी, वो शायद बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अजीत एक बार फिर दिखा सकते हैं आपको कि क्रीपिंग फॉरवर्ड एंड क्रीपिंग बैकवर्ड। और किरण, एक स्किपिंग, बच्चे रस्सी बहुत कूदते हैं। जी हाँ, वो भी आपको एक बारी ये करके दिखा देते हैं, जिसको हम मैनिपुलेटिव मूवमेंट है, क्योंकि आपका शरीर रस्सी के साथ जो है वो मूवमेंट की रस्सी के स्किपिंग के भी कई फॉर्मेशंस हैं, लेकिन हम छोटे बच्चों के लिए जो कि आपको ये दिखाते हैं, स्किपिंग में सीधा हाथ खोल कर दौड़ रहे हैं। एक स्किपिंग की वो फॉर्मेशन आएगी जब आप सिर्फ अपने हाथ के एंकल्स को घुमाते हुए भी स्किपिंग करते हैं। हाँ, सिर्फ ये रिदमिक है, ये मैनिपुलेटिव है, जिसमें आप अपने शरीर को अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी स्पेस और अपने इक्विपमेंट के हिसाब से घुमाते हुए कार्य करते हैं। अजीत, आप आ सकते हैं। अजीत, आप बैठ सकते हैं। कुछ अजीत कहना चाहेंगे? अजीत, आप अपने बच्चों को एक्सरसाइजेस कराते होंगे, तो आप प्राइमरी लेवल वाले बच्चों को भी कराते होंगे। आप यदि उनके प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेस का प्रॉपरली प्लान करके कराना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इफेक्टिव है। अगर हम बिना प्लान किए करेंगे तो उसका हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक प्रोसीजर, एक तरीके, एक साइंटिफिक अप्रोच रखिएगा। और सिंपल सी थियरी है, इजी टू कॉम्प्लेक्स। इजी टू कॉम्प्लेक्स थियरी पे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को, खासकर छोटे बच्चे हैं, ये सबसे पहले उनको आसान सी चीज़ें कराएं जो कि वो बहुत इजीली कर सके, फिर वहाँ से धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं। तो हम देखेंगे कि साल के अंत में बच्चा सीखेगा, आसानी से करेगा और सही तरीके से करेगा, उसे करने के तरीके में कोई गलती नहीं नज़र आएगी। अगर हम सीधा ही अधिकतर क्या होता है, हम सीधा ही मुश्किल चीज़ दे देते हैं बच्चों को करने के लिए, जिससे कि वो आसानी से कर नहीं पाता, और यदि वो कर भी रहा है तो उसमें गलतियां होती हैं, उस गलतियों को बाद में सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इसीलिए आप एक्सेल मूवमेंट को पहले लें, और उसके बाद आप लोकोमोटिव मूवमेंट्स को सिखाएं, और उसके बाद आप मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स को सिखाएं। इस तरीके से जब आप स्टेप वाइज प्रोग्रेशन करते हुए इन चीज़ों को सिखाते हैं तो डायरेक्शन, स्पेस और मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन की तीनों ही स्किल्स आपको, बच्चों को आसानी से समझ आ जाती हैं। वो कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बॉडी को आइसोलेशन में भी, अकेले में भी अपने लिए क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। किरण और अजित, मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने यहाँ पे स्टूडियो में आए और इतना लाइवली डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। ये जो शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन को टीचर्स एक बर्डन वाला सब विषय मानते थे, और कैसे ये जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, ये बॉडी मूवमेंट्स ही नहीं है, ये एक बच्चे को अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैनिपुलेट करके डिफरेंट मूवमेंट्स करने में कैसे वो अपना फिटनेस भी मेंटेन कर सकते हैं और विषयों को भी रुचिकर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का एडुसेट प्रोग्राम आप सबको अच्छा लगा होगा, पर हमारे क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों से कोई भी प्रश्न नहीं आता है, ये हमारे को थोड़ा सा हताशा होती है। मैं चाहती हूं कि फ्यूचर में यदि आप लोग अपने प्रश्न पूछेंगे तो हम आपको इससे भी अच्छे और लाइवली प्रोग्राम दिखा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।